नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, अब तक हमने हिस्ट्री के सारे चैप्टर कवर कर लिए हैं अच्छी तरीके से और उम्मीद है मुझे आपको समझ में भी आया होगा। तो उसी तरीके से अब हम ज्योग्राफी को भी कवर करेंगे और ज्योग्राफी यानी भूगोल के जितने भी चैप्टर्स हैं उनको अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे। ये इसी के साथ हम पहले चैप्टर की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम आप यहाँ पे देख रहे हैं, सौरमंडल में पृथ्वी, है ना। तो यहाँ पे हम सौरमंडल को इंग्लिश में सोलर सिस्टम कहते हैं। तो हम सोलर सिस्टम के बारे में आज पढ़ते हैं, है ना। आप यहाँ पे सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल का एक फिगर देख सकते हैं, आपको यहाँ पे पृथ्वी दिखेगी। तो कुछ इसी तरीके का हमारे सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल की बनावट है। आइए हम इसको और डिटेल में पढ़ते हैं और समझते हैं। दोस्तों, गर्मी के दिनों में जब हम खुले आसमान में सोते हैं और मौसम साफ हो और हम जब आसमान को देखते हैं तो हमें आकाश में तारे टिमटिमाते हुए दिखते हैं। और कभी कभी ऐसा लगता है जब हम उसको अच्छे से देखते हैं गहराई से तो हमें बहुत सारी चीजें उसमें दिखाई देती हैं। कुछ तारे टिमटिमा रहे होते हैं, कुछ तारों की तरह जो दिखने वाले होते हैं वो कुछ टिमटिमाते नहीं है, कुछ टिमटिमा रहे होते हैं, कुछ नहीं टिमटिमाते हैं और सब में प्रकाश होता है। तो ये सारी चीजें हम खुले आसमान में देख सकते हैं या देखते हैं। वो क्षण काफी सुहावना होता है। तो आइए उन सारे पलों को हम फिर से याद करते हैं और इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस चैप्टर में कह रहा है कि सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है ना। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में उनकी संख्या बढ़ जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते, इतनी संख्या हो जाती है कि आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं और कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। जब हम आकाश में तारों को टिमटिमाते देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं, है ना। तो ऐसा आपने अनुभव किया होगा। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा होती है, तो चांद हमें पूरी तरीके से कंप्लीट दिखता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पूर्णिमा, है ना। आगे कह रहा है 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह न चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है ना। तो 15 दिन बाद क्या होता है कि अमावस्या होता है और एक नया चांद बनना शुरू होता है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरीके से कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ तक हमने दो चीजें जानी, एक पूर्णिमा और एक अमावस्या के बारे में। जिस रात चंद्रमा पूर्ण होता है उसे हम पूर्णिमा कहते हैं, और जब नए चंद्रमा की शुरुआत होती है तो उस रात को अमावस्या बोलते हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हमने यहाँ पे देखा। आइए और आगे देखते हैं इसमें क्या बता रहा है। क्या आपको इस बात का आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते, है ना। तो यहाँ पे आपको पता चला कि क्यों नहीं देख पाते हैं, क्योंकि सूर्य का अत्यधिक तेज प्रकाश होने के चलते हम दिन में इन्हें नहीं देख पाते हैं। आगे बता रहा है, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं उन्हें खगोलीय पिंड कहते हैं। तो खगोलीय पिंड किसे बोला जाता है? सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, है ना। तो इसे ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित भी करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं, है ना। सूर्य भी एक तारा है। तारा किसे कहते हैं? जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। तो इससे इंपॉर्टेंट है, ये शब्द को आप ध्यान में रखिएगा कि जिसके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है उसे ही तारा कहते हैं। तो आपसे हम पूछें कि क्या पृथ्वी के पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है? तो आइए इस चैप्टर में हम लोग इसको भी जान लेंगे। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम सब लोग उनकी ऊष्मा तथा प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं। दोस्तों, जैसे हमने देखा कि सूर्य एक तारा है, उसके पास अपनी ऊर्जा है और अपनी प्रकाश है जिससे वो उत्सर्जित भी करता है। उसी तरीके से हमारे आसमान में बहुत सारे तारे हैं, अनगिनत तारे हैं, लेकिन जिस प्रकार हम सूर्य की प्रकाश और ऊष्मा को अनुभव कर सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, उस तरीके से हम उन सभी तारों का महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि वो हमसे काफी दूर है। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं,
अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है ना। तो उसी प्रकार से जो बाकी सब तारे हैं वो भी अत्यंत दूर होने के कारण हमें छोटे दिखाई देते हैं और उनकी ऊष्मा तथा प्रकाश हमें महसूस नहीं होती है। इसको आप उड़ते हवाई जहाज से रिलेट कर सकते हैं। आगे बता रहा है, रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। तो जो विभिन्न तारों के द्वारा जो विभिन्न आकृतियां बनती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, नक्षत्र मंडल कहते हैं। उदाहरण की बात की जाए तो अर्सा मेजर या बिग बियर, है ना, अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। तो आपसे कोई पूछे कि अर्सा मेजर और या बिग बियर क्या है, तो आप क्या बताएंगे, ये एक नक्षत्र मंडल है। नक्षत्र मंडल का मतलब क्या हुआ कि तारों का समूह जो एक विविध प्रकार की आकृतियां बनाती हैं। नक्षत्र मंडल के बारे में और आगे बता रहा है कि बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि। सप्तऋषि का मतलब क्या हुआ, सप्त मतलब सात और ऋषि मतलब संत। यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। आप यहाँ पे इस लड़की को देख रहे हैं किस तरीके से संकेतक तारों की मदद से वो ध्रुव तारे को देख रही है जो कि उत्तर दिशा को दर्शाता है ना। देख रहे हैं ना, यहाँ पे 7 तारे हैं और इस तरीके से एक फॉर्मेट में अरेंज हैं जो कि नक्षत्र मंडल बनाते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 और 7, ये टोटल मिला करके आपको सप्तऋषि बनाते हैं। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है ना। तो उत्तरी तारा को क्या कहा जाता है, ध्रुव तारा, या ध्रुव तारा को उत्तरी तारा भी कहा जाता था, जिससे कि उत्तर का दिशा पता चलता था। ध्रुव तारा की बात करें तो उसमें और क्या बता रहा है कि यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं, है ना। तो हमने ऊपर अभी देखा इमेज में कि किस तरीके से सप्तऋषि जो तारे हैं उनकी सहायता से हम ध्रुव तारे को देख सकते थे। हम अपने चैप्टर में और पढ़ें तो बता रहा है कुछ खगोलीय पिंडों में अपनी प्रकाश तथा ऊष्मा नहीं होती है ना। तो अभी हम तारों के बारे में पढ़ रहे थे तो उसमें हमने क्या देखा कि उनके पास अपनी प्रकाश तथा ऊष्मा होती है, लेकिन कुछ खगोलीय पिंड वैसे भी होते हैं जिनके पास अपनी न तो प्रकाश होती है न ही ऊष्मा होती है। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। तो पृथ्वी क्या है, एक ग्रह है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी के पास भी न तो अपनी प्रकाश है न ही ऊष्मा है। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। पृथ्वी एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा है ना। तो पृथ्वी के पास न तो अपना ऊष्मा है न ही प्रकाश है। तो ऊष्मा और प्रकाश किस प्रकार ग्रहण करती है, तो आपको पता भी होगा और हम यहाँ पे पढ़ भी रहे हैं कि पृथ्वी अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश सूर्य से ग्रहण करती है, क्योंकि सूर्य ही पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा है। पृथ्वी को बहुत दूर से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी, है ना। तो जिस तरीके से हम पृथ्वी से चंद्रमा को देखते हैं तो वो हमें चमकता हुआ प्रतीत होता है, उसी प्रकार अगर हम चंद्रमा पर जा करके पृथ्वी को देखें तो भी उसी की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। तो यहाँ पे कुछ रोचक तथ्य दिए हुए हैं जिनके बारे में हम जानते हैं। पृथ्वी, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियों के हैं। से इन छल्लों की शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है ना। तो अगर हम इन्हें छल्लों को देखना चाहें तो शक्तिशाली जो दूरबीन होते हैं उनकी मदद से हम इन्हें देख सकते हैं। आइए और आगे देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे इस फिगर को देखिए। यहाँ पे हम ग्रहों के अरेंजमेंट को देख सकते हैं कि सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है और सबसे दूर कौन सा ग्रह है। तो इसको देखते हैं और समझते हैं। यहाँ पे आप सूर्य को देख रहे हैं और उसके बाद जो सबसे नजदीक वाला छल्ला है उसमें आप बुध को देख सकते हैं, जिसको कि इंग्लिश में मरकरी बोलते हैं, है ना। उसके बाद यहाँ पे आप वेनस को देख सकते हैं, जिसको कि हिंदी में शुक्र और इंग्लिश में वेनस बोलते हैं। तीसरे स्थान पर हमारी पृथ्वी आ जाती है, यहाँ पे आप देख रहे हैं पृथ्वी को। और चौथे स्थान पे मंगल आ जाता है। तो सूर्य के सबसे नजदीक ये 4 ग्रह हमने देखे। सबसे नजदीक हो गया मरकरी, उसके बाद हो गया वेनस, उसके बाद अर्थ और उसके बाद मार्स। हिंदी में बात करें तो बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल। और आगे देखें तो आपको बीच में एक पट्टी दिखाई देगी जो कि क्षुद्र ग्रहों का है ना। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो हमें जुपिटर दिखेगा, जिसको कि हिंदी में बृहस्पति बोलते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे सुंदर सा शनि दिख जाएगा। उसके बाद यूरेनस,
और सबसे लास्ट में आपको नेपच्यून दिख जाएगा। तो ये हमारे टोटल कितने हो गए, 4 यहाँ पे और 4 यहाँ पे, टोटल हमारे पास 8 प्लेनेट हो गए। और हिंदी में कहें तो ग्रह, है ना। तो टोटल 8 ग्रह हमें दिखने को मिले। इन सबको आपको क्रम से याद करना होगा। उसके लिए हम लोग लास्ट में कुछ ट्रिक्स देखेंगे जिसके माध्यम से हम इनको आसानी से क्रम वाइज याद कर सकते हैं। दोस्तों, अगर इन ग्रहों के निर्माण की बात की जाए तो हमें पता चलता है कि 4.6 बिलियन, है ना, 4.6 बिलियन ईयर एगो इनका निर्माण हुआ था। इन सारे ग्रहों का निर्माण लगभग कब हुआ था, 4.6 बिलियन ईयर एगो। बुध ग्रह के बारे में यहाँ पे बता रहा है, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण लगभग 88 दिन में करता है। शुक्र की बात की जाए तो शुक्र के चारों ओर एक परिक्रमण लगाने में इसको 255 दिन लगते हैं। वहीं पृथ्वी के बारे में बात की जाए तो इसके बारे में तो आप जानते हैं कि टोटल 365 दिन लगते हैं। और अपने अक्ष पर घूर्णन में, यानी कि अपने एक्सिस पे रोटेट करने में इसको 1 दिन लगता है। और यहाँ पे देखें तो पृथ्वी के साथ ही हमें जो चंद्रमा होते हैं, इनको जिनको कि उपग्रह कह सकते हैं, उनका मिलना शुरू हो जाता है। पृथ्वी के पास कितने चंद्रमा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं एक। आगे देखें तो मंगल ग्रह सूर्य के चारों तरफ घूमने में कितना दिन लगाता है, तो 687 दिन। ये भी अपने अक्ष पे घूमने में 1 ही दिन लगाता है ना। जिस तरीके से पृथ्वी अपने अक्ष पर 1 दिन में घूम जाती है, उसी तरीके से मंगल ग्रह भी 1 दिन में अपने अक्ष पर कुछ तरीके से घूम जाता है। चंद्रमा की बात की जाए तो इसके पास भी 2 चंद्रमा है। तो दोस्तों, इन चारों ग्रहों को हम आंतरिक ग्रह भी कहते हैं क्योंकि ये सूर्य के काफी नजदीक हैं तथा ये चट्टानों से बने हुए हैं, है ना। उसके बाद आप यहाँ पे देख ही रहे हैं कि इन चारों ग्रहों के बाद आपको यहाँ पे शुद्ध ग्रहों की पट्टी देखने को मिल रही है। तो ये इन चारों से अलग करता है। इसके चलते हम इनको आंतरिक ग्रह कहते हैं, ठीक है ना। तो इन आंतरिक ग्रहों में आपको कभी पूछा जाए कि आंतरिक ग्रह में कौन कौन से आते हैं, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल ये आंतरिक ग्रह हैं। बृहस्पति, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण लगाने में से कितना वक्त लगता है, 11 साल 11 महीने, या टोटल कहें तो लगभग 12 साल। अपने एक्सिस पर रोटेट करने में इसको कितना वक्त लगता है, 9 घंटे 56 मिनट। और इसके चंद्रमा की बात की जाए तो इसके पास टोटल 53 चंद्रमा है ना। तो हमने यहाँ पे देखा कि पृथ्वी के पास 1, मंगल के पास 2 और बृहस्पति के पास 53 चंद्रमा है। आगे शनि की बात की जाए तो शनि पृथ्वी के चारों ओर घूमने में 29 साल 5 महीने लगाता है और अपने एक्सिस पे घूमने में 10 घंटे 40 मिनट। और चंद्रमा की बात की जाए तो इसके पास भी 53 चंद्रमा है। यूरेनस को देखें तो यूरेनस सूर्य के चारों तरफ घूमने में 84 साल लगाता है और अपने अक्ष पर घूमने में 17 घंटे 14 मिनट। चंद्रमा की बात की जाए तो इसके पास 27 चंद्रमा है। एक लास्ट बचता है नेपच्यून। नेपच्यून के बारे में बात की जाए तो नेपच्यून सूर्य के चारों तरफ परिक्रमण करने में 164 साल लगाता है तथा अपने अक्ष पर घूमने में 16 घंटे 7 मिनट। और चंद्रमा की बात की जाए तो इसके पास टोटल 13 चंद्रमा है ना। तो हमें यहाँ पे काफी जानकारियां मिल गई कि इन ग्रहों का निर्माण बात करें तो 4.6 बिलियन ईयर एगो हुआ और टोटल ग्रह को हमने देखा कि टोटल 8 ग्रह हैं। और दोस्तों, जिस तरीके से हम इन चारों को आंतरिक ग्रह कह रहे थे, उसी तरह इन चारों को हम क्या कहते हैं, बाह्य ग्रह कहते हैं, क्योंकि ये सूर्य से काफी दूर हैं तथा आकार में बहुत बड़े हैं। और ये इनकी बनावट की बात की जाए तो इनकी बनावट में भी हमें अंतर देखने को मिलता है। ये गैस तथा तरल पदार्थों से बने हुए हैं। तो दोस्तों, ऊपर हमने तमाम ग्रहों और उपग्रहों के बारे में देखा, है ना। आइए हम और आगे समझते हैं इसको। कह रहा है आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है ना। तो इसके बारे में तो हमने ऊपर बात ही कर लिया कि चंद्रमा एक क्या है, उपग्रह ही है। और टोटल हमने उपग्रह देखे ऊपर, अलग अलग ग्रहों के अलग अलग उपग्रह थे। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। चंद्रमा की बात हो रहा है यहाँ पे। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी है। यहाँ पे देखिए क्या बता रहा है। पौराणिक रोम कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर्य शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसीलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल या इंग्लिश में सोलर सिस्टम कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों को लिखें। सौर के साथ क्या लिख सकते हैं, सौर ऊर्जा, है ना। आइए सौर मंडल के बारे में हम और कुछ जानकारी लेते हैं। सौर मंडल में हमने क्या क्या देखा, सूर्य देखे, 8 ग्रह देखे और कुछ उपग्रह भी देखे। लगभग 63 उपग्रह थे यानी चंद्रमा थे तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं, है ना। तो हमने ऊपर देखा भी और यहाँ पे भी उनके बारे में बता रहा है कि सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं।
उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया क्या है? सूर्य है ना। तो सौर मंडल का मुखिया कौन है? सूर्य है। अब हम सूर्य के बारे में यहाँ पे पढ़ते हैं। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौर मंडल को बांधे रखता है। जो इसका खिंचाव बल है, यानी सूर्य का खिंचाव बल है, इससे जो सौर मंडल है वो बंधा रहता है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। अगर हम इसके दूरी के बारे में बात करें तो सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है ना। तो इतना नजदीक दिखने के बावजूद भी सूर्य हमसे काफी दूर है। कितना? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। यहाँ पे क्या बता रहा है? ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा के रूप में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं के लिए एक शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है, यह ग्रीक भाषा से लिया गया है शब्द है। इसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। यह दो ग्रीक शब्द से मिलकर बना है ना। तो ज्योग्राफी का मतलब यहाँ पे समझा रहा है कि जी का मतलब पृथ्वी तथा ग्राफिया का मतलब है उसके बारे में लिखना या जानना। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। हमने देखा, आपको नाम भी याद हो गया होगा। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। यही चीजें हमने ऊपर भी देखी। सबसे नजदीक बुध और सबसे दूर नेपच्यून हो गया, है ना। तो इनको क्रम वाइज अगर याद करना हो तो उसके लिए हमारे पास क्या ट्रिक है? यहाँ पे देखिए ट्रिक भी दिया हुआ है। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों का नाम याद रखने का आसान तरीका है। तरीका क्या है? माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट। तो इस तरीके से हम लोग याद रख सकते हैं। एम से मरकरी, वी से वेनस, ई से अर्थ, एम से मार्स, जे से जुपिटर, एस से सटर्न, यू से यूरेनस और एन से नेपच्यून। हिंदी में बात करें तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, यूरेनस तथा नेपच्यून। तो इस ट्रिक से हम लोग इसको याद रख सकते हैं। अगर इस क्रम से हम इसे याद रखें तो ये हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। यहाँ पे ज्योग्राफी के बारे में हम लोगों ने देखा, तो जियो शब्द को जोड़ करके अन्य शब्द भी बनाए जा सकते हैं, जैसे जियोलॉजी पृथ्वी का अध्ययन, जियोमेट्री पृथ्वी का मापन, जियोइड्स पृथ्वी के आकार का अनुरूप, है ना। तो ये सारी चीजें पृथ्वी से जुड़ी हुई हैं। तो ये तमाम चीजें सीखने के बाद आइए और आगे देखते हैं। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं, है ना। तो ये रास्ते कैसे हैं? दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। इन रास्तों पे ग्रह सूर्य का परिक्रमा करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? कक्षा बोलते हैं, है ना। बुध सूर्य से सबसे नजदीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। जितने नजदीक होंगे उतनी क्या होंगी? दिन कम लगेंगे उनके चक्कर लगाने में, और जितने ज्यादा दूर होंगे उनको ज्यादा वक्त लगेगा सूर्य के चक्कर लगाने में। आगे बता रहा है सूर्य को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है ना। तो ट्विंस किसे माना जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई दफा एग्जाम में पूछा गया है कि शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा माना गया है। जुड़वा क्यों माना जाता है? क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक जो कि 2006 में हुआ था, में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड जैसे कि 2003 यूबी 313 सीरस और सीरस तथा प्लेटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। इनको हम लोग पूर्ण ग्रह नहीं मानते हैं, इनको बौने ग्रह कहते हैं। यहाँ आइए दोस्तों, हम जिस ग्रह पे रहते हैं उसके बारे में भी जानते हैं, है ना। तो हम किस ग्रह पे रहते हैं? पृथ्वी ग्रह पे। तो आइए उसके बारे में भी हम थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। सूर्य से दूरी के हिसाब पृथ्वी तीसरा ग्रह है। तो हमने ऊपर भी देखा कि जो पृथ्वी है वो सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरे नंबर पे आता है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है ना। दूरी के अनुसार तीसरा और आकार में कहें तो 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार को भू आब कहा जाता है। भू आब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार, है ना। तो भू आब का मतलब क्या हुआ? पृथ्वी के समान आकार। आगे बता रहे इसके बारे में कि जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अत्यधिक ठंडी है। यहाँ पानी तथा वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है ना। तो हमारे जीवन के लिए, किसी भी जीव के लिए वायु तथा पानी दोनों ही आवश्यक है। जितने भी जीव हैं उन सबको पानी और वायु की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है जीवित रहने के लिए। तो वायु और जो पानी है वो केवल और केवल हमारे पृथ्वी ग्रह पे ही उपस्थित है। और साथ ही साथ इसके वातावरण के बारे में बात की जाए तो ये
पृथ्वी के जो वातावरण है वो ना ही ज्यादा ठंडा है और ना ही ज्यादा गर्म है। तो ऐसा वातावरण है जिसमें कि प्राणी जीवित रह सकते हैं। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद हैं। इन्हीं कारण से पृथ्वी सौर मंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। यहाँ पे हमें कुछ जानकारी मिल रहा है। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किमी प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है ना। तो इस चीज को याद रखिएगा कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना वक्त लगता है, 8 मिनट। दोस्तों बता रहे हैं अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है ना। अगर हम अंतरिक्ष में जाकर के पृथ्वी को देखें तो हमें कैसा दिखाई देगा, नीले रंग का दिखाई पड़ता है। अगर आपसे कोई पूछे कि पृथ्वी नीला क्यों दिखाई देती है अंतरिक्ष से, तो इसका जवाब क्या होगा, क्योंकि इसका सतह लगभग 2/3 पानी से ढका हुआ है। तो 2/3 सतह पानी से ढके होने के कारण पृथ्वी हमें अंतरिक्ष से नीला दिखाई पड़ती है। नीला दिखने के कारण ही इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी के बारे में देखा, आइए अब हम उसके चंद्रमा के बारे में भी पढ़ लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एक रोचक तथ्य दिया है, इसको भी जान लेते हैं। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। आइए चंद्रमा के बारे में भी पढ़ लेते हैं। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है जो कि चंद्रमा है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है ना। तो नजदीक होने के कारण यह हमें इतना बड़ा दिखता है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है ना। तो नजदीक होने के बावजूद भी यह हमसे बहुत दूर है। कितना, 3,84,400 किलोमीटर दूर है। और दोस्तों जब हम उपग्रहों के बारे में बात कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा और जानकारी हम यहाँ पे मिल रहा है, उसको भी पढ़ लेते हैं। उपग्रह क्या होते हैं, तो उसको समझा रहा है कि उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, है ना। तो अभी हमने ऊपर जो उपग्रह देखे तो उनमें से क्या देखा कि वो प्राकृतिक थे, लेकिन आज के दौर में मानव निर्मित भी उपग्रह पाए जाते हैं। तो आइए मानव निर्मित उपग्रहों के बारे में भी पढ़ लेते हैं। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। 3 फिगर दिया हुआ है, इस तीनों फिगर के थ्रू आप इसको समझ सकते हैं। यहाँ पे बता रहा है कि अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह हैं, इनसेट, IRS, एडुसैट इत्यादि। दोस्तों और बात करें चंद्रमा के बारे में तो चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में लगभग 27 दिन लगाता है। लगभग इतने ही समय में वह अपने एक्स कक्ष में एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है ना। तो पृथ्वी का चक्कर लगाने के कारण क्या होता है कि चंद्रमा का हमें केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान तथा गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है ना। तो जब फुल मून होता है तो हम लोग उस पर देखते हैं कि हमें दाग दिखाई पड़ता है। तो दाग किस चीज के हैं, वो दाग नहीं है, छाया है। वो छाया किन चीजों के हैं, पर्वत, पहाड़ और जो गड्ढे हैं उनके हमें छाया देखने को मिलते हैं। दोस्तों ऊपर हम पढ़ रहे थे तो हमें शुद्ध ग्रह के कुछ शब्द आ रहे थे, तो उनको हम समझते हैं कि शुद्ध ग्रह क्या होते हैं। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को शुद्ध ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार शुद्ध ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए, है ना। तो शुद्ध ग्रहों के बारे में भी हमने यहाँ पे समझ लिया। आइए अब हम उल्का पिंड के बारे में समझते हैं। उल्का पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े को उल्का पिंड कहते हैं, है ना। तो जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले ग्रह ही नहीं है, ग्रहों के साथ साथ कुछ छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े भी हैं जिनको कि हम उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं, है ना। तो अगर पत्थर के टुकड़े पृथ्वी पे गिरेंगे तो गड्ढे बन ही जाएंगे। आगे बता रहा है कि आपने तारों वाले खुले आसमान में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है। यह लाखों तारों का समूह है।
यह पट्टी आकाशगंगा है ना, तो आकाशगंगा क्या है? लाखों तारों का समूह है। हमारा सौरमंडल इन आकाश गंगाओं का एक भाग है। दक्षिण भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा था। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि लाखों आकाशगंगा मिलकर के ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यंत कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा है ना। तो हमने क्या सीखा कि लाखों आकाश गंगाएं मिलकर के ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। और दोस्तों, ये ब्रह्मांड इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि इसके बारे में, इसकी विशालता के बारे में कल्पना करना हमारे सोच से परे है, यानी कि बहुत ही कठिन है। वैज्ञानिक भी अभी इसके बारे में बहुत सारी जानकारियां एकत्र करने की कोशिश कर रहे हैं या जुटे हुए हैं। अगर आप ब्रह्मांड की विशालता के बारे में यहाँ पे समझने की कोशिश करें तो आप देख सकते, अगर आप अपने आप को केंद्र में रखें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पृथ्वी, पृथ्वी के बाद सौरमंडल पड़ेगा, सौरमंडल के साथ आकाशगंगा, आकाशगंगा के साथ ब्रह्मांड। तो कितने अंत बिंदु में हैं हम लोग। हमारा चैप्टर था, इस चैप्टर को हमने अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया। कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तब तक हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए धन्यवाद।